वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जामसार स्टडी चैनल में। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन की जो पिछले वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये उनकी एमसीक्यू का सेकंड नंबर क्लास है, जो कि यूपी अथवा किसी भी वनडे एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों अधिकारिता के अधीन आता है? फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो आपके सामने है। फर्स्ट है आपका संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण। सेकंड आपका है केंद्र और राज्य के बीच विवाद। थर्ड आपका है राज्यों के बीच परस्पर विवाद। और फोर्थ जो आपका आंसर है वो है मूल अधिकारों का संरक्षण। तो आपको बता दें इसके अंतर्गत जो आपका आंसर है वो आपका आंसर नंबर डी है, मूल अधिकारों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित जो भी तथ्य हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से संबंधित जो भी तथ्य हैं, चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? फर्स्ट नंबर जो आंसर है वो आपका है 7 अधिकार। सेकंड है आपका 5 अधिकार। थर्ड है आपका 6 अधिकार। और फोर्थ नंबर ऑप्शन है वो आपका 4 अधिकार। तो प्रारंभ में जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके 7 दिए गए थे। और इससे संबंधित एक बार तथ्यों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान है उसमें प्रारंभ में कितने अधिकार थे? टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद उन अधिकारों को 1978 में मौलिक अधिकारों को क्या किया गया? एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान समय में जो मौलिक अधिकार हैं वो अभी कितने अधिकार हैं? 6। फर्स्ट आपका है समानता का अधिकार। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। लास्ट आपका एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका 5। और सेकंड ऑप्शन है आपके पास 4। थर्ड आपके पास ऑप्शन है थर्ड। और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास सेकंड। तो भारतीय संविधान में जो न्यायिक आदेश हैं वो आपके 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ठीक है। इससे संबंधित जो तथ्य हैं, चलिए एक बार उन पर नज़र डालते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार व अन्य अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए टोटल 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। वो आपके जो पाँचों हैं वो फर्स्ट आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड आपका है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं लास्ट आपका है अधिकार प्रच्छा। और इससे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है समता का अधिकार। सेकंड आपका ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। थर्ड आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। और जो फोर्थ आपका ऑप्शन है डी नंबर वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार, ये आपके तीनों जो हैं वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के द्वारा दिए गए हैं। लेकिन जो एक है आपका संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी आपका सही हो जाएगा, बी संपत्ति का अधिकार। इससे संबंधित जो तथ्य हैं, चलिए एक बार उनको भी जान लेते हैं। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल हुआ था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे जो मौलिक अधिकार की उसकी सूची से हटा दिया गया था। तभी हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने बचे थे? 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है मैकियावेली। सेकंड आपके पास ऑप्शन है मैकाइवर। और थर्ड आपके पास ऑप्शन है लास्की। और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है J.S. मित्तल। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी सही है। इससे संबंधित एक बार जो तथ्य हैं उनको भी हम जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से संबंधित, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह अधिकार
लास्की का है। लास्की के अधिकार में नैतिक और कानूनी दोनों अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? फर्स्ट आपके सामने जो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड आपके सामने जो ऑप्शन है कनाडा, थर्ड आपके सामने ऑप्शन है वो है यूएस, और फोर्थ आपके सामने जो ऑप्शन है वो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आपके लिए गए हैं कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए। इसमें बाकी के बचे 3 आपका, फर्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या उद्देशिका की भाषा है, और जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी ली गई है। सेकंड इसमें दिया है एक ऑप्शन कनाडा। कनाडा से क्या है कि संघीय व्यवस्था है, राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय जैसी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनका केंद्र जो वो यहाँ से कनाडा से लिया गया है। साथ ही जो आपका यूएस है, सोवियत संघ, यहाँ से आपका सामाजिक एवं आर्थिक जो राजनीति के आदर्श हैं, ठीक है, उनको यहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित जो तथ्य हैं एक बार चलिए उनको जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से संबंधित, भारत के संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा आयरलैंड से संविधान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, यूएस के संविधान से मूल अधिकार, जो यूएस के संविधान से मूल अधिकार, तथा कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था की अवधारणा ली गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, सेकंड आपका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3, थर्ड आपका ऑप्शन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, संविधान का भाग नंबर 4, और लास्ट आपका ऑप्शन है वो है भारतीय संविधान की अनुसूची 4। तो इसका जो आंसर वो आपका है वो सी आंसर सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान का भाग नंबर 4। इससे संबंधित जो तथ्य एक बार चलिए उनको भी जान लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है। फर्स्ट आपका है राज्यसभा, सेकंड आपका लोकसभा, थर्ड आपका योजना आयोग का, फोर्थ आपका है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर नंबर है फर्स्ट, राज्यसभा का। इससे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से संबंधित एक बार जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89A के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का प्रमुख कार्य होता है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का, सेकंड आपके पास ऑप्शन है लोकसभा का, थर्ड आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा का, फोर्थ आपके पास ऑप्शन है मंत्रिमंडल का। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है फर्स्ट, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। और क्वेश्चन नंबर जो 9 से संबंधित जो तथ्य एक बार उनको जान लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, और संविधान के 79 अनुच्छेद में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका राज्यसभा और सेकंड आपका लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, थर्ड आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर एन संजीवन रेड्डी, फोर्थ आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका है डॉक्टर एन संजीवन रेड्डी, जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। चलिए इससे संबंधित जो तथ्य एक बार उनको भी जान लेते हैं। डॉक्टर नीलम एन संजीवन रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 6वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 1982 के मध्य था। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है,
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड आपके पास ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, थर्ड आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति और लास्ट आपके पास जो ऑप्शन है 11 का वो है डी लोकसभा का अध्यक्ष। तो जो संसद के दोनों सदन हैं लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों को जो संयुक्त सत्र बुला सकता है वो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 11 का सी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तथ्यों को जान लेते हैं एक बार इनके। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है और किसके तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है 25 वर्ष, सेकंड आपके पास ऑप्शन है 30 वर्ष और थर्ड आपके पास ऑप्शन है 21 वर्ष और लास्ट आपके पास ऑप्शन है 35 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर आपका है 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए जो सदस्य है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 30 वर्ष है। इससे संबंधित जो तथ्य चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है वो आपकी राज्यसभा के लिए 30 होगी और जो लोकसभा के लिए 25 होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, सेकंड आपके पास ऑप्शन है संसद का वरिष्ठतम सदस्य और थर्ड आपके पास ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष और फोर्थ जो ऑप्शन आपके पास है भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है वो आपका है सी नंबर सही, लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से संबंधित जो तथ्य एक बार उनको जान लेते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदन में धन विधेयक के इतने किसी विधायक पर असहमत होने की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा उस विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जा सकती है। अनुच्छेद 118(4) के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा या उसकी अनुपस्थिति में ऐसा पीठासन होगा जिसका खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के नियमानुसार अवधारणा किया जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड आपके सामने ऑप्शन है प्रधानमंत्री, थर्ड आपके सामने ऑप्शन है वित्त मंत्री और जो लास्ट आपके सामने ऑप्शन है वो है अध्यक्ष। तो लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए एक बार उनको भी जान लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110(3) में एवं 110(4) में के तहत लोकसभा के किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। तथा नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है 33, सेकंड नंबर ऑप्शन है 30, सी नंबर ऑप्शन आपका है 26 और लास्ट आपका ऑप्शन है 31। तो वर्तमान में जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश कर सकते हैं वो आपका ऑप्शन नंबर ए है फर्स्ट 33। कितने न्यायाधीश? 33। इससे संबंधित जो तथ्य हैं एक बार उनको भी जान लेते हैं। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 है, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश हैं जो कि नियत किए गए हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति केवल संसद को दी गई है। अधिनियम 1956 में यह पारित किया गया, समय समय पर संशोधन किया गया इसमें और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33 नियत की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका 71, सेकंड आपके पास ऑप्शन है 73, थर्ड आपका ऑप्शन है 72, लास्ट ऑप्शन आपका है वो है 74। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है बी नंबर। भारतीय संविधान को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें नगर पालिका को संवैधानिक जो दर्जा है वो प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 17 पे चलते। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। फर्स्ट आपके सामने ऑप्शन है ग्राम सभा, अंचल पंचायत, पंचायत समिति। सेकंड आपके पास ऑप्शन है जनपद पंचायत, तालुक पंचायत, अंचल पंचायत। सी आपके सामने ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक तथा पंचायत समिति, जिला परिषद। सेकंड आपके पास लास्ट ऑप्शन है आपके पास ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी सही है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति या लास्ट आपका जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे इससे संबंधित जो तथ्य हैं 17 से उनको एक बार जान लेते हैं। संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापित की गई। इन्हें क्रमशः ग्राम सभा, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है बलवंत राय मेहता। सेकंड आपके पास ऑप्शन है अशोक मेहता। थर्ड आपके पास ऑप्शन है रॉयल कमीशन और लास्ट आपका ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो आपका है फर्स्ट नंबर बलवंत राय मेहता ने। इससे संबंधित जो तथ्य हैं चलिए एक बार उनको जान लेते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। इस समिति का गठन 1957 में बलवंत राय मेहता की जो अध्यक्षता है उसमें किया गया था। दोस्तों यह भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों की सेकंड क्लास थी। दोस्तों इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।